नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो ये वीडियो है वो है BA NEP 4th सेमेस्टर की, जिनका जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है अब। तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए कुछ नोट्स लाया हूँ मैं हिस्ट्री के, तो इन नोट्स को भी वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि उन्हें भी जो है सही तरह से सब कुछ पता चले कि किस तरह का पेपर आ सकता है, क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और अगर आपको ये थोड़ा विजिबल ना हो रहा हो तो ये आपका BA और जो अब NEP में कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये है आपका 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम है आपका भी। तो इसका जो कोर्स पेपर का जो नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि आपको पढ़नी है 1453 AD से 1815 AD तक। कोड है इसका A050401T। तो इसके हम नोट्स पढ़ेंगे, सिलेबस हम कर चुके हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी है इसका। पहला जो था आपका यूनिट नंबर 1 है, इसमें है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के कारण, इसकी विशेषता और प्रभाव, ये तीन चीज़ जो हैं आपको तीन ही टॉपिक को मेन फोकस करना है। एक तो है जो पुनर्जागरण किन कारणों से हुआ, उसकी विशेषता और उसका प्रभाव क्या पड़ा वर्ल्ड पर या यूरोप पर। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ, यानी कि अगर हम पुनर्जागरण शब्द को, उस शब्द का ये अर्थ जानते हैं तो ये इसका मतलब होता है फिर से जागना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पुनर्जागरण को क्या कहा कि विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास ही पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म से भी है, और पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में इसका संबंध 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सांस्कृतिक प्रगति से है, जो प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता से प्रेरित थी। जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो सरकारी स्कूल बंद हो गए, और इसके साथ ही ग्रीक और लैटिन भाषाओं का ज्ञान लुप्त हो रहा था। मध्य युग के अंत में जब ग्रीक और लैटिन भाषाओं में लुप्त हो चुका ज्ञान पुनर्जीवित, यानी कि दोबारा से जीवित होने लगा, तो इसको उन्होंने पुनर्जागरण कहना उचित समझा। तो ये जो बात है वो मध्य युग की बात है, और मेनली यूरोप से संबंधित है पुनर्जागरण। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण का समय है वो है 1300 से 1600 शताब्दी तक, ईस्वी तक माना गया है। मुख्य तौर पर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुनर्जागरण काल को नाम दिया जाता है, यानी कि 14वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ, और इतिहासकारों ने जो इसको आरंभ माना है वो माना है 1453 से। इस काल में यूरोपियों ने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपनी समस्याओं पर विचार किया। वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिकता के आधार पर लेने लगे और नवीन ज्ञान की प्राप्ति, इस प्रक्रिया के दौर गुजरते हुए यूरोपियों ने जो वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एवं बौद्धिक उन्नति की, उसी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो पुनर्जागरण में जो है यूरोप में एक तो सांस्कृतिक चेंज हुए हैं, सामाजिक बदलाव आए हैं, और उनमें जो बौद्धिक उन्नति हुई है, उन्होंने हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। तो वहाँ के साहित्य में भी बदलाव हुआ, विज्ञान ने उन्नति करी। तो यही सब कुछ संबंधित है आपका पुनर्जागरण से। तो इसका अर्थ समझने के बाद इसके कारण जानते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई यूरोप में जिनके कारण पुनर्जागरण जो है यूरोप में होने लगा। पहला है, एक कस्तूनिया राज्य था, कस्तूनिया का पतन। 15वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना थी कि 1453 में कस्तूनिया ने रोमन साम्राज्य के पतन से संपूर्ण यूरोप में हलचल मच गई। यानी कस्तूनिया ने रोमन साम्राज्य पर जो है हमला कर दिया, और जिसके कारण यूरोप में हलचल मच गई। तुर्कों ने कस्तूनिया पर कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहाँ पर बसे ग्रीक विद्वान, साहित्यकार और कलाकारों ने भागकर इटली में शरण ली। वहाँ पहुंचकर विद्वानों ने यूरोप के अन्य विद्वानों से संपर्क हुआ। इस संपर्क के परिणामस्वरूप यूरोप व उसके अन्य आसपास के देशों में पुनर्जागरण की धारा जो है बहने लगी। उसके बाद जो दूसरा था वो है धर्म युद्धों का प्रभाव, यानी कि धर्म युद्ध। मध्यकाल में ईसाइयों एवं मुसलमानों में अनेक धार्मिक संघर्ष हुए।
दोनों में संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। मुसलमान यानी कि मुस्लिम विद्वानों के स्वतंत्र विचारों का प्रभाव ईसाइयों पर पड़ा। अरबों के अंकगणित और बीजगणित आदि विषय यूरोप में प्रचलित हुए और मुसलमानों के आक्रमणों का सामना करने के यूरोप के राष्ट्रों में आपसी संबंध घनिष्ठ होने लगा। यानी कि जो राष्ट्र यूरोप में थे वो एक दूसरे से मिलने लगे उन आक्रमणों से बचने के लिए। यूरोप में रोमन पोप तथा सम्राटों के संघर्ष के कारण धीरे धीरे लोग की पोप और धर्म पर श्रद्धा कम होने लगी। इसी के परिणामस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ा। उसके बाद है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के व्यापारी चीन और भारत तथा अन्य देशों में पहुंचने लगे। व्यापार की उन्नति से यूरोप का व्यापारी मार्ग जो है समृद्ध यानी कि उसमें ज़्यादा पैसा आने लगा। उस मार्ग के थ्रू लोग बाग व्यापार करने लगे, उन्होंने ज़्यादा फायदा होने लगा एवं व्यापार एक देश से दूसरे देश में प्रगति कर बैठा। उसके बाद है एक जो कारण था ये भी था कि नए वैज्ञानिक आविष्कार। व्यापार के विकास से अधिक धन इकट्ठा हुआ और जो धन बचा हुआ था वो नए आविष्कारों को क्रियान्वित करने में सहायक हुआ। पुनर्जागरण के लिए आवश्यक था कि नए विचारों का प्रचार प्रसार हो। इसके साथ ही कागज़ तथा मुद्राणलय के आविष्कार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद जो है वो है नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव, यानी कि नए नए देशों की खोज होने लगी। यानी कि जो नवीन भौगोलिक खोजों में यूरोप के साहसिक नाविकों ने पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड के नाविकों ने अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को जाने का मार्ग का पता लगाया। इससे व्यापार में वृद्धि के साथ उपनिवेश स्थापना का कार्य हुआ। इन देशों में यूरोप के धन एवं संस्कृति के प्रसार का मौका मिला। फिर छठा है इसमें सामंतवाद का पतन। जो एक सामंतवाद व्यवस्था थी उसका जो है पतन हुआ पुनर्जागरण के कारण। सामंतवाद के रहते हुए पुनर्जागरण के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामंतवाद के पतन के कारण लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने तथा उद्योग धंधे, व्यापार, कला और साहित्य आदि के विकास के समुचित अवसरों की प्राप्ति हुई। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी कि एक जो सामंत था वो सभी को पैसा उधार दे रहा है, तो सारी की सारी सत्ता जो किसके पास थी वो सामंतों के पास थी। जब वो सामंतवाद का पतन हुआ तो उसके बाद जो है जो गरीब लोग थे उनके पास भी पैसा आया, वो भी पढ़ने लगे, तो ये भी एक मुख्य कारण था। उसके बाद सातवां है मानववादी दृष्टिकोण का विकास। यानी कि उससे पहले क्या था, लोगों के साथ मानवता के व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उस तरह का दृष्टिकोण भी विकसित होने लगा कि भाई हम भी इंसान ही हैं, जो गरीब है वो भी इंसान है, जो अमीर है वो भी इंसान है। तो इससे क्या हुआ कि जो मानववादी दृष्टिकोण है लोगों के अंदर वो उत्पन्न हुआ। तो नए ज्ञान के नए क्षेत्रों के विकास ने मानववादी दृष्टिकोण को विकसित किया। मानववादी दृष्टिकोण के विचारकों में डच लेखक एसआरएमएस ने ईसाई धर्म की कमजोरियों को जनता के सामने रखा। उसने आम इंसान को महत्व दिया। औपनिवेशिक विस्तार। पुनर्जागरण का धीरे धीरे यूरोप के राज्यों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की भावना जागृत हुई। इससे यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रसार अन्य राष्ट्रों में होने लगा। यानी कि दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेके उन्होंने वहाँ पर अपना प्रचार प्रसार करने लगा, तो उसी को उपनिवेश बोलते हैं। उसके बाद जो है पुनर्जागरण की विशेषताएं या उसके लक्षण क्या थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको 100% ही मिलने वाला है। तो पुनर्जागरण की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं अब पढ़ लेते हैं। तो पुनर्जागरण की सबसे पहला जो मेन काम है, आपको इनकी हेडिंगें जरूर लिख लेनी है। हेडिंगें लिखेंगे तो आपको पता होगा कि उसके अंदर आपको क्या लिखना है। जैसे व्यक्तिवाद का विकास। व्यक्तिवाद का मतलब भी वही है कि आप जो है लोगों के अंदर विनम्रता के गुण आए, वे भौतिकवादी हुए, यानी कि जो उन्हें दिख रहा है उसी में उन्होंने उसी चीज़ को मानने लगे। वो उनके जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रहा। उन्हें जीवन के सुखों को अधिक महत्व देने लगे, यानी कि जीवन को सुखमय बनाया। ये नहीं कि भाई भगवान ये कहता है, भगवान वो कहता है, उन्होंने भौतिकवादिता को अपना लिया। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन। उस टाइम पे कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने जो धर्म के अंदर जो बुराइयां थी वो ख़त्म हुई। कैथोलिक चर्च जो कि यूरोप में थे
चर्च में इस समय तक अनेक दोष उत्पन्न हो चुके थे। पोप और पादरियों ने अपनी असीमित प्रभाव वृद्धि और जनता को अपने अधीन बनाए रखने के लिए अनेक झूठे और अनैतिक तरीके अपना रखे थे। उन पर बाइबल पढ़ने के लिए भी प्रतिबंध था। जनता को अनेक, चाहे आदेश सत्य हो या असत्य, सभी का पालन श्रद्धापूर्वक करना पड़ता था। शिक्षा, ज्ञान, तर्क एवं विज्ञान के प्रसार ने सामान्य जनता को सत्य से परिचित करवाया, जिससे यूरोप के सभी देशों में धर्म सुधार की मांग होने लगी। उसके बाद है कलात्मक विकास। कलात्मक यानी कि नई नई मूर्ति कला, स्थापत्य कला यानी कि भवन, चित्रकला इत्यादि यूरोप में पुनर्जागरण की चेतना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नया रंग और नया जीवन लेकर उदित हुई। पुनर्जागरण का मुख्य संबंध जीवन की भावनात्मक तथा अर्थात मनुष्य की चेतना और उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से था। अतः पुनर्जागरण काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में नयापन आया। लोक भाषा और राष्ट्रभाषा का विकास। लोक भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। शासकों ने भी लोक भाषा को प्रोत्साहित किया, यानी कि जो लोग आम लोगों की भाषा थी उसको बढ़ावा मिला। पांचवा वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कि नए नई खोज। वैज्ञानिक आविष्कारों का होना पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी और पुनर्जागरण का प्रभाव भी था। अंधविश्वासों, धूर्त और चालाक धर्म के ठेकेदारों तथा उनके द्वारा निर्मित अनैतिक, अनुचित सिद्धांत, विचार और व्यवहार की पोल खोलने का कार्य वैज्ञानिकों ने किया। विज्ञान ने समाज के चिंतन, विचार, साहित्य, परामर्श, आदर्श, राजनीति और संस्कृति को में भी परिवर्तन हुए। प्राचीन रोमन एवं यूनानी साहित्य का पुनर्स्थापना। सांस्कृतिक पुनरुत्थान की विशेषता यह थी कि नवीन जागरण से यूरोप में रोमन और यूनानी साहित्य का अध्ययन हुआ। मध्य युग में प्राचीन साहित्य का अध्ययन हुआ, लेकिन मध्ययुगीन विद्वानों का दृष्टिकोण अत्यंत सीमित और संकुचित था। वे कैथोलिक सिद्धांतों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मध्य युग में प्राचीन साहित्य को मूल शब्द रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस युग में लैटिन लेखक वर्जिल, सीसो और सीजर थे। आधुनिक युग में यूनानी ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जिसमें अरस्तु और प्लेटो आदि यूनानी लेखक लोकप्रिय थे। इसके बाद पुनर्जागरण के जो प्रभाव पड़े लोगों के ऊपर या देश के ऊपर, वो क्या पड़े हैं। पुनर्जागरण ने मानव जीवन के हर पक्ष में अपना प्रभाव डाला। इसमें मानवीय जीवन श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण हो गया। पुनर्जागरण के काल साहित्य और विज्ञान और समसामयिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रथमतः प्रस्तुत किया गया। पुनर्जागरण के निम्नलिखित प्रभाव हुए। नंबर 1, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रभाव। पूर्व यूरोप की मध्यकालीन मानसिकता में साहित्य तथा विज्ञान का आधार बहुत कमजोर था। पुनर्जागरण के समय के विद्वानों ने साहित्य में भी वृद्धि की। विज्ञान और साहित्य पर कई ग्रंथ लिखे गए। कई वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार हुए। नए नगरों तथा वर्गों का विकास। व्यापारिक विकास के कारण कई देश में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। नए नगर शिक्षा, विद्या के केंद्र थे। अंधविश्वास और अज्ञानता में विनाश, यानी कि अंधविश्वास खत्म हुआ और अज्ञानता, जब शिक्षा का प्रचार हुआ तो अज्ञानता खत्म हुई। इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव बौद्धिक क्षेत्र में पड़ा। रूढ़िवादी मध्ययुगीन यूरोपीय समाज, जिसके जीवन पर चर्चा का व्यापक विकृत प्रभाव था, पुनर्जागरण के ज्ञान मुक्त होकर तर्कशील होने लगे। उसके बाद इसके राजनीतिक प्रभाव भी पड़े। सामंतवादी व्यवस्था के ढहने तथा यूनानी व लैटिन भाषाओं से प्रभावित होने से हर राष्ट्र ने निज भाषा को विकसित करने का प्रयत्न किया। इंग्लैंड में कई उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गई। इससे तथा नए राज्यों की स्थापना से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। इतिहास पर भी प्रभाव पड़ा इसका। गोर्थों तथा हुणों के आक्रमणों ने प्राचीन व मध्यकालीन घटना तथ्यों के लेखन के बीच अंतराल ला दिया था। अब जनसाधारण में पुनः ऐतिहासिक बोध हुआ। नवीन स्थानों की खोज। पुनर्जागरण के बाद जो है नए नए रास्तों की खोज हुई और जिन्होंने नए नए देशों की खोज की, तो ये भी, और नए विद्यालय स्थापित हुए हैं। इस तरह से नई खोज भी हुई हैं। आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। पुनर्जागरण से जो है कुछ व्यापारिक रास्ते खोजे गए, जिनके कारण जो है व्यापार में भी वृद्धि हुई, बाजार में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई।
कला पर प्रभाव पड़ा है। पुनर्जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। माइकल एंजेलो, जिसने मोसेज तथा डेविड की मूर्तियों का निर्माण किया, तथा लियोनार्डो दा विंसी और सिटियन आदि कलाकारों पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट है। स्थापत्य कला में गथिक शैली की प्रधानता रही। ग्रीविक और प्लेस्ट्रीन ने संगीत में भी रोमन यूनानी प्रभाव दिखता है। इसके बाद जो आती है इसमें है यूनिट नंबर 2। तो पहली यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए। इनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। अच्छी तरह तैयार कर लें, उनकी हेडिंगों ज़रूर पढ़ लें। उन हेडिंगों को देखकर ही आपको नंबर मिल सकते हैं। तो हेडिंगों पे मेन फोकस रखना है, हेडिंगें आपकी ठीक हों। उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है वो है यूरोप में सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की भूमिका। मार्टिन लूथर उस टाइम के एक प्रसिद्ध जो हैं विचारक थे, चिंतन किया जिन्होंने बताया कि भाई क्या समाज में सही है और क्या गलत है। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूरोप के आंदोलन के सुधार में ये तो इम्पोर्टेंट है ही। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ होने के साथ साथ जो परिवर्तन प्रारंभ हुए उनमें पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का विशेष महत्व है। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी में प्रारंभ हुए। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रेरणा यानी कि स्टार्टिंग जिन्होंने की माना जाता है। पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप यूरोप के धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मांग होने लगी। धार्मिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन की मांग को ही धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। हेज के अनुसार वस्तुतः 16वीं सदी के आरंभ में बौद्धिक जागृति के फलस्वरूप बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के कटु आलोचक थे, यानी कि उसकी बुराइयां करते थे और चर्च की संस्था में मूलभूत परिवर्तन चाहते थे। इसी सुधारवादी प्रयास के फलस्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और ईसाई धर्म के जो नवीन धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए वे सामूहिक रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहलाते हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कारण नंबर 1 है धार्मिक कारण। चर्च में भ्रष्टाचार। चर्च में तेजी से भ्रष्टाचार फैल रहा था। चर्च को जनता पर कर लगाने का अधिकार था। रोम के पोप ने सीनेट पीटर के गिरजाघर में पुनर्जागरण करने के लिए राशि जुटाना शुरू किया था, इसलिए धर्म सुधारकों ने आवाज़ उठाई। दूसरा है इसमें पोप के अधिकार। पोप के अधिकार जो है बहुत पराकाष्ठा पे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पोप को एक तरह से भगवान मानने लगे थे लोग। पोप जो है एक निजी न्यायालय जहाँ पे न्याय किया जा रहा लोगों के लिए, वो बन गया था। उनके कानून पोप जो है, जो पोप होता था वो कानून भी बना सकता था और वो अपनी तरीके से कानून बना सकता था। उसकी शक्तियाँ जो असीमित थी, यानी कि अपार शक्तियाँ उसके पास थी। इन सभी शक्तियों के आधार पर वह प्रत्येक कार्य कर सकता था। किसी को दंड भी दे सकता और दंड में मृत्युदंड तक देने का उसके पास अधिकार था, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। तो जब लोगों के अंदर ज्ञान आया तो उन्होंने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी था एक कारण। तीसरा है कैथोलिक चर्च की बुराइयाँ। कैथोलिक चर्च में अनेक दोष थे। कैथोलिक चर्च की बुराइयाँ दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन पोप ने प्रस्तावों को नहीं माना। क्षमा पात्रों की बिक्री। एक क्षमा पात्र बनाया जाता था ताकि वो जो चर्च के द्वारा उनको मिलता था, यानी कि उसकी खरीद कर सकते थे लोग बाग, कि किसी ने कोई पाप किया और उसने एक क्षमा पात्र खरीद लिया तो उसे उस पाप से उसे मुक्ति मिल गई। तो इस तरह का प्रावधान था, जो कि एक बहुत ही मतलब इस तरह का व्यवहार था ये, कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए था। उसके बाद इसके आर्थिक कारण भी थे। कैथोलिक चर्च के पास स्वयं तथा राज्य की भूमि बहुत थी। दूसरी ओर कृषि उन्नति और फिर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, जो उद्योग और व्यापार के लिए भूमि की आवश्यकता अनुभव की गई। इसकी जानना श्रमिक, किसान, मध्यवर्गीय व्यापारी आर्थिक कार्यों में सक्रिय और राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने तथा कैथोलिक पादरी जो सामंत बन चुके थे, राजाओं के खिलाफ मध्यकालीन सामंतों का सहयोग कर रहे थे। निरंकुश राजाओं को मध्यम वर्ग ने इनकी ज़मीन छीनकर इन्हें दिलवाने को कहा और मध्यम वर्ग सामंतों के आक्रमण, विरोध और संकट काल में राजाओं को धन और श्रमिक तथा किसान सैनिक मदद कर रहे थे। अतः चर्च की संपत्ति कैथोलिकों से छीन ली जाने लगी। चर्च को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए राजाओं ने इसलिए भी निश्चय किया कि उनके बिशप, पादरी आदि अपनी भूमि
से अवैध और अवैध आय प्राप्त कर अत्यंत विलासी और निरंकुश हो गए थे। धन का उपयोग वह फिजूल खर्ची और सुधारवादियों पर हिंसक आक्रमण करने में तथा राजाओं के खिलाफ कैथोलिक जनता को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करने में लगाते थे। चर्च को धार्मिक कार्य के लिए आय का केवल 10वां भाग कर के रूप में लेने का अधिकार था, लेकिन वह पीरसन पेंस, लगान आदि कर भी लेते थे। पोप मोचम पत्रों की बिक्री से भी उन्हें अत्यधिक आय प्राप्त होती थी। तो ये सारे के सारे कारण थे कि भाई जो चर्च थे वो बहुत ज़्यादा धनी, यानी कि चर्च तो एक बिल्डिंग होगी पर उसको जो चला रहा है वो ज़्यादा ऊपर निकल कर आ रहा है। उसके बाद इसके कुछ राजनीतिक कारण थे, जैसे कर वृद्धि। प्रत्येक ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति पर चर्च टाइप नामक कर लगाया जाता था। इसके अनुसार व्यक्ति आय का दशमांश यानी कि 10वां अंश प्रत्येक व्यक्ति जो को चर्च में देना होता था। इसके अतिरिक्त प्राश्चित कर, क्षमा पत्र कर आदि अनेक अनावश्यक कर भी लिए जाते थे। लोगों ने वास्तविकता से परिचित होकर इन करों का तीव्र विरोध किया, जिससे धर्माधिकारियों को धर्म सुधार करना आवश्यक हो गया। उसके बाद है राष्ट्रीय भावना का उदय। मध्यकाल का चर्च का प्रभुत्व राज्य पर छा चुका था। पुनर्जागरण काल में वस्तु स्थिति के प्रति सजग विद्वानों ने राजनीति से चर्च को पृथक कर दिया। इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना उदित होने लगी। इससे शासक भी वंचित न थे, अपितु वे भी सोचने लगे कि धार्मिक नियमों के निर्माण में यदि राज्य हस्तक्षेप करें तो चर्च भी राज्य से पृथक रहना चाहिए। इस भावना ने पोप एवं शासकों में अधिकारों के प्रति संघर्ष उत्पन्न कर दिया, जिसने जन साधारण चर्च के विरोध में था। कुछ कारण सांस्कृतिक कारण भी थे, जैसे बौद्धिकवाद का विकास, मानववाद, प्रोटेस्टेंट धर्म के उत्थान में मानववाद का प्रभाव पड़ा। मानववाद ने बौद्धिकवाद को जगाया। नए आविष्कारों ने यूरोप में साहस और उत्साह को सतत प्रभावित किया। छापखाने यानी कि जो छपाई के कारखाने का आविष्कार ने विद्वानों में सम्मतियों को दूर दूर तक सुरक्षित रूप में एवं अधिक मात्रा में पहुंचाने का कार्य किया। परिणाम यह हुआ कि चर्च के विरोध में अनेक ग्रंथ विश्व के कोने कोने में पहुंचने लगे, जनता को सही मार्ग का प्रकाश दिखा। उसके बाद अब मार्टिन लूथर की जो भूमिका है वो पढ़ लेते हैं। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार की मांग की। उन्होंने चर्च की कुछ प्रथाओं, जैसे कि पापों को क्षमा के लिए पैसे लेने की प्रथा आलोचना की और बाइबिल को जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो जिससे हम लोगों को भी धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। मार्टिन लूथर की भूमिका 95 थीसिस 1517 में लूथर ने विंटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने चर्च की कई प्रथाओं, विशेष रूप से पोप की क्षमा के लिए पैसे लेने की प्रथा की आलोचना की। बाइबिल का अनुवाद। लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिससे आम लोगों को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और समझने का अवसर मिला। जो ये मार्टिन लूथर जर्मन के रहने वाले थे। उसके बाद मार्टिन लूथर ने चर्च की स्थापना की। लूथरन चर्च की स्थापना की, जो कि प्रोटेस्टेंटवाद की एक महत्वपूर्ण शाखा है। उसके बाद धर्म सुधार का नेतृत्व। लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, ईसाई धर्म में एक नई दिशा दी, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विश्वास की अवधारणा को बढ़ावा। लूथर के कार्यों ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विश्वास की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जो कि प्रोटेस्टेंटवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद जो आप गौरवशाली क्रांति है, वो आप इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति और एक रूस की गौरवशाली क्रांति, ये क्रांति पढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है वो है 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में मैं थोड़ा और आगे
जो है 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति वो पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो बच्चे बोर भी होते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।